familiar with the word solution, solute, solvent, ये हम सब कर चुके हैं. Next thing, before I move on, tell me, क्या आपने copy work में definitions such as soluble solution, insoluble solution, saturated solution और concentrated dilute, ये definitions लिखी हैं as a part of your homework? Yes sir, सर आपने दिया था miscible, immiscible सब कुछ दिया. Yes sir, आपने दिया था. अच्छा, इस वक्त किसी स्टूडेंट के पास कॉपी है सामने? लेकिन आपने बाकी दिया था. सर बैग से निकाल लेता हूँ. निकालें, कॉपी निकालें. कॉपी निकाल कर बेटा जो ये वाला स्पेसिफिक वर्क है इसमें मुझे सारी डेफिनेशंस की हेडिंग्स बताएं, ताकि अगर हम कोई मिस कर रहे हैं तो हम वो कर सकें. कोई एक बच्चा मुझे सारी हेडिंग्स बताए प्लीज. सर मैं बताऊं? जी जी, गो अहेड, आई एम वेटिंग. सर soluble, insoluble, miscible, immiscible, suspension, decanting, residue, filtrate. सर इतनी थी. अच्छा, इससे पहले या इसके बाद में मोहित कोई ऐसा होमवर्क जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड ऐसी डेफिनेशंस हो? ओके सर, तो 2 सेकंड में देखता हूं. सर नहीं सर, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है. ओके. और नहीं है, डिल्यूट वगैरह की नहीं है ना, डिल्यूट की है ना और किसी और की. तो बस ये एक ही होमवर्क था जिसमें हमें डेफिनेशंस की थी. ओके ओके, ठीक है. मैं कुछ अभी समझा रहा हूँ, कुछ काम अभी कर रहे हैं. बाय द एंड ऑफ द लेसन मैं आपको होमवर्क दूंगा. अगर मैं ना दे सका मैं ग्रुप पे पुट कर दूंगा. आज आपका एक रिटन होमवर्क डेफिनेशंस का मिलेगा. हार्डली 1 पेज या 1.5 पेज का होगा, हार्डली. ठीक है, आपको 4 to 6 डेफिनेशंस लिखनी होंगी. सही, वो बुक में भी है, वो बुक की ग्लॉसरी में भी होंगी. ना हो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इंटरनेट रिसर्च. ठीक है, वो इजीली मिल जाएंगे. सही, कुछ डेफिनेशन एक आती ऐसी होगी जो यहाँ पर बुक में नहीं होगी, कोई मसला नहीं है, उसे आप इंटरनेट रिसर्च से कर लेंगे. ठीक है, यू आर गेटिंग ऑनलाइन फॉर स्टडीज, इट्स नॉट डिफिकल्ट कि आप उसके साथ एक आधी डेफिनेशन गूगल करें और लिख लें. बट द रूल स्टेज द सेम फॉर बोथ द ग्रुप्स. You're supposed to find the easiest definition that you can over the internet and write it. Write the definition for which you're familiar with the words, and you don't need to come and ask me different other terminologies from the definition. So please try to make sure कि आप कोई ऐसी definition pick करें जिसे आप खुद भी आसानी से समझ सकते हो. ठीक है, solute, solvent, solution, ये definitions हम पहले कर चुके हैं. हम soluble और insoluble भी पहले कर चुके हैं. So I'm not going to revise it or waste time on it. Let's come to the other parts of definitions. ठीक है, the next would be concentrated and dilute. ठीक है, आपके सामने ये दी हुई है इस पेज पर. मैं इसे स्पॉटलाइट से हाईलाइट भी कर देता हूँ. Concentrated solution contains a high proportion of solute. Dilute solution contains a small proportion of solute. ठीक है, ये actually relative हैं. किसी एक सोल्यूशन को आप कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट नहीं कह सकते. आप हमेशा दो सॉल्यूशंस को आपस में कंपेयर करते हैं. दो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में वो सॉल्यूशन जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड वो है जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, डाइल्यूट वो है जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट कम है. फॉर एग्जांपल, हम घर में कोई एक जो बेवरेज बना रहे हैं, सेल्फ मेड या होममेड बेवरेज, और आप एक ग्लास पानी में अगर 1 चम्मच चीनी डालते हैं और दूसरे ग्लास में आप 2 चम्मच चीनी डालते हैं, तो ऑफ कोर्स जिसमें 2 tablespoons होंगे that is going to be concentrated and the one with 1 tablespoon would be dilute. I hope that explains it easily. ठीक, concentration क्या होती है? Concentration is actually mass of solute जो कि हम particular volume of solvent में डालते हैं. Usually वो volume 1 decimeter cube या 1 liter होता है, but it can be more than that or less than that depending upon our requirement. Okay, that's how we define concentration. Then if we keep adding more solid, there comes a point when no more solid can dissolve at that specific temperature, and we call it a saturated solution. A saturated solution is a solution in which you cannot add any more solid. If you do, it will simply go down and settle at the bottom. Okay, so I hope ये चीज सबको क्लियर होती हो. Saturated solution सबको समझ आ जाता है? Yes sir. Okay, moving on. Yes sir. अगर इस तरह से आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दी हुई
लेकिन अगर आप उतना सॉल्यूट नहीं डालते जितना उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, उससे कम रखते हैं, यानी कि आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं और सॉलिड ऐड कर सकते हैं, तो उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी मैं डेफिनेशन के तौर पे दूंगा, ठीक। इसके अलावा एक और टाइप इस बेसिस पे एग्जिस्ट करती है, वो होती है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में ये होता है कि जस्ट टू ऐड मोर सॉलिड, ठीक है, ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व करने के लिए हम उस चीज को हीट अप कर लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ कॉमन एग्जांपल फ्रॉम लाइफ। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक जलेबीज? जलेबी हमारे यहाँ एक कॉमन डिजर्ट है, एक काफी फेमस जो ना पाकिस्तानी डिजर्ट है। अच्छा, अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता तो मेरा ख्याल है काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, बहुत सारे हैंड्स रेज हो गए, वेरी गुड। आई आल्सो लाइक जलेबीज। वेल, जलेबी को हम इस एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर आपने ये प्रोसेस देखा होगा या नहीं देखा होगा, ठीक है, लेकिन जलेबी जो होती है यूजुअली हमारे पास रोड साइड पर बन रही होती है, और अगर कभी आप रुक के खरीदना चाहें तो आप उसका इजीली प्रोसेस भी देख सकते हैं, ठीक है। द पर्सन हु इज मेकिंग जलेबीज यूजुअली हैज 2 पैन्स, ठीक है, और वो उन दोनों पैन्स में से एक पैन में जलेबी को फ्राई कर रहा होता है, जबकि दूसरे पैन में उसने ढेर सारी शुगर में थोड़ा सा वाटर डाल के उसे हीट अप करके उसका एक स्टिकी शुगरी मैस बनाया होता है, जिसे हम शीरा कहते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में। शीरा इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ शुगर डिसॉल्व इन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, और वो बहुत स्वीट होता है, सुपर स्वीट किस्म का सोल्यूशन होता है। वो क्या करता है कि वो जलेबी फ्राई करने के बाद वो उसमें फेंक देता है, ठीक है, और वो उसमें से कुछ स्वीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वही स्वीट हम जलेबी में खाते हैं तो हमें अच्छी लगती है, ठीक है। Now, I want you to go for a simple experiment in order to understand the lines I'm about to tell you. अगर सॉलिड और डिसॉल्व करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। सो आपने ऑब्जर्व किया सर होगा। पार्क जिमिन दोबारा आ गया सर। सॉरी सर पार्क जिमिन आ गया। ये कौन है पार्क जिमिन? सर पता नहीं, आ जाता है। पता नहीं, सर बेचारे की बेइज्जती होगी चला गया। पता नहीं, बहन मुझे नहीं पता पार्क जिमिन कौन है, लेकिन आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। जैसे आएगा मैं इसे रिपोर्ट कर दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। मेरा एक्चुअली बुक की तरफ ध्यान था तो मैंने पार्टिसिपेंट्स नोट ही नहीं किए। वेल, थैंक यू फॉर टेलिंग। अगर इस तरह से हो आपके जहन में, आपके सामने कोई ऐसा आए बंदा, ठीक है, जिसने अपने आप को रीनेम किया हो, ऑल्दो मैंने रीनेम नेमिंग अलाउ नहीं की हुई, ठीक है, मैंने इसे ब्लॉक किया, बंद किया हुआ, डिसेबल किया हुआ, लेकिन अगर आ जाए तो मुझे बता दें, एंड देन आई एम गोइंग टू रिपोर्ट द पर्सन, ठीक है। प्रोफाइल रिपोर्ट हो जाएगी तो आराम से नहीं बनानी पड़ेगी, सही। वेल, आजकल के बच्चों को ये भी मसला नहीं होता, नई प्रोफाइल्स बनाते रहते हैं, पता चलता तो एक दिन में 10 प्रोफाइल्स बना लेते हैं। खैर, सो सॉलिड हमें ज्यादा डिसॉल्व करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। आप जानते हैं कि वो जलेबी वाला बंदा जो होता है, उसने उस बड़े सारे थाल में जिसमें उसने वो शीरा बनाया होता है, उसके नीचे मुसलसल आग जलती रहती है, सो उसका टेम्परेचर सारा टाइम हाई रहता है, जस्ट सो कि वो शुगर उसके अंदर डिसॉल्व रहे। अब होगा क्या, अगर हम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो उसने जितना एक्सेस सॉल्यूट होल्ड किया होगा, लो टेम्परेचर पर आने में वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। दैट यू कैन डू इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अबू बकर बाहर जाएं, जलेबी लेकर आए, कुछ जलेबी गरम गरम खा लें, ठीक है, एंजॉय कर लें, और कुछ जलेबी को एक खुली प्लेट में डालकर फ्रिज में रख दें, उसे ओवरनाइट फ्रिज में पड़ा रहने दें। अबू बकर सुबह उठ के वो जलेबी खानी नहीं है, जब उठा के देखनी है, जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जलेबी के बाहर चीनी के छोटे छोटे टुकड़े रेजे आपको नजर आएंगे। जैसे ही हमने उसे ठंडा किया, वो गर्म नहीं रहा उतना, तो उसके अंदर जो एक्सेस शुगर डिसॉल्व की थी वो दोबारा उससे बाहर आ गई, क्रिस्टलाइज आउट हो गई, वो क्रिस्टल फॉर्म में हमें जलेबी के ऊपर नजर आएगी, ठीक है। वैसे तो मैं अबू बकर के लिए कह रहा था, लेकिन क्लास में कोई भी बच्चा ये एक्सपेरिमेंट खुद से घर पे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो डू वी अंडरस्टैंड दिस थिंग? दिस मीन्स कि अगर हम एक्स्ट्रा सॉलिड उसे हीट अप करके उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सॉलिड तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो दोबारा ठंडा होगा, वो सारा सॉलिड उसके अंदर से क्रिस्टल्स फॉर्म में बाहर आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं द सॉल्यूट क्रिस्टलाइजेस आउट। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। इसी तरह से फिर हम वर्ड सॉलिबिलिटी भी डिफाइन करते हैं।
कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी कहलाती है उस सोल्यूट की, लेकिन वो एक खास टेम्परेचर पे दी जाती है। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी हर टेम्परेचर पर चेंज हो जाती है, जिसका मतलब है कि अगर आप थोड़ी सी चीज कम टेम्परेचर पे डिसॉल्व करें तो ज्यादा टेम्परेचर पे आप ज्यादा डिसॉल्व कर सकेंगे। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक सर कोई किम आ गया। जी, हो गया रिपोर्ट बेटा ऑलरेडी। सर कोई किम आ गया किम। जी मैंने बताया ना, वो ऑलरेडी रिपोर्ट हो गया। ठीक, किम जाऊं किम तई हुई। अच्छा, बाहर हमारे पास उसी तरह से सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफाइन होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये जहन में रखिएगा कि उस टेम्परेचर पे हमारे पास फिर वो सॉल्युबिलिटी जो होगी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाएगी। बाय दैट वी नो कि जैसे जैसे आप उसे चेंज करते जाएंगे टेम्परेचर को, सॉल्युबिलिटी चेंज होती जाएगी। व्हिच मींस फॉर एग्जांपल मैं आपको घर की एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये जो कॉमन ग्लास होते हैं पानी पीने के लिए घर में, ये यूजुअली 250 क्यूबिक सेंटीमीटर के होते हैं, 250 ml के होते हैं। इस ग्लास में आप बड़े आसानी से अपने घर में, ठीक है, डिसॉल्व कर लेंगे अराउंड 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर। ठीक, लेकिन उससे ज्यादा डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो बॉटम पे सेटल होती जाएगी। ठीक है, और अगर आप इससे ज्यादा डिसॉल्व करना चाहें तो हम उसी वाटर को हीट करना शुरू कर दें, हम ज्यादा डिसॉल्व कर सकेंगे, 4th टेबलस्पून, 5th टेबलस्पून, 6th टेबलस्पून, एंड यू विल बी अमेज्ड कि हम रफली जो है वो यूज कर लेंगे approximately up to 7 to 8 tablespoons of sugar in 1 glass of water at its boiling point। 100 डिग्री सेंटीग्रेड करीब जाकर हम तकरीबन उसके अंदर 7 to 8 tablespoons ऐड कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त जिस वक्त 7 to 8 tablespoons हो वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। उस वक्त जिस वक्त बगैर गर्म किए हमने उसके अंदर 3 tablespoons डाले थे वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। और unsaturated solution anything less than 3 tablespoons होगा, which can be 2 tablespoons, 1 tablespoon, 1.5, 2.5, anything like that, but less than 3 tablespoons। So I hope we easily define unsaturated, saturated and supersaturated solutions। किसी को कुछ ना समझ में आया पूछ लें। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्युबिलिटी गैसेस की लिक्विड्स में। हम सॉलिड्स के लिए बता चुके हैं, सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, हम थोड़ी अमाउंट से ज्यादा अमाउंट जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं सॉलिड्स की। ठीक है, और वो ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व करने से हम जो है टेम्परेचर कम या टेम्परेचर ज्यादा करके और अमाउंट डिसॉल्व करना या उस अमाउंट को क्रिस्टलाइज आउट करना ये कर सकते हैं। ठीक, but what about gases and liquids? Does anyone know what happens with gases? किसी को नहीं पता क्लास में गैसेस के साथ क्या होता है? ओके, किसी को ये पता है क्लास में कि हम जो बॉटल्स यूजुअली पीते हैं, कोक, स्प्राइट, फैंटा, इसमें कौन सी गैस डिसॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन खाएंगे या पिएंगे तो आपके किडनी स्टोन्स हो जाएंगे। कार्बन से हम बचते हैं, कार्बन हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर हम तंदूर से रोटी लेकर आते हैं, बाहर से रोटी खरीदते हैं, लेकिन समटाइम्स वो रोटी कुछ जगहों से डार्क हुई होती है, काले स्पॉट्स होते हैं, इवन काला इकट्ठी भी हुई होती है। दैट इज पुअर कार्बन। वो सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह होता है। रोटी के ऊपर से काला हिस्सा, ठीक है, जला हुआ हिस्सा यानी कि काला हिस्सा या काले मोटे मोटे टुकड़े जो लगे होते हैं सख्त कार्बन के, वो उतार देने चाहिए, वो आपकी डाइट में नहीं जाने चाहिए, वरना वो आपको किडनी स्टोन्स कॉज कर देंगे। ठीक है, अंडर द एज ऑफ 20 यूजुअली किडनी स्टोन्स कॉज नहीं होते, लेकिन जैसे आप 20 से क्रॉस करते हैं वो कॉज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब रोटी बाहर से आए तो उसका काला हिस्सा, जला हुआ हिस्सा या काला सॉलिड जो कि प्योर कार्बन होता है वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, well whoever answered with carbon dioxide, a few students did, they are correct। हम पानी में गैसेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। मसलन
अल्लाह ताला ने दुनिया में जो पानी भेजा है, ठीक है, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। वो थोड़ी सी डिजॉल्व ऑक्सीजन इतनी होती है कि वो ओशंस में, रिवर्स में, सीज में फिश को और एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट कर सके। इंटरेस्टिंगली ऑक्सीजन वाटर में मोर सॉल्युबल होती है नाइट्रोजन से। सो जब एयर वाटर में डिजॉल्व होती है तो प्रोपोर्शन गैसेस की चेंज हो जाती हैं। ओरिजिनली एयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। जब एयर वाटर में डिसॉल्व होगी तो प्रोपोर्शन जो होती है नाइट्रोजन की कम होकर 61 और ऑक्सीजन की बढ़कर 37 हो जाती है। ये परसेंटेजेस आप मेमोराइज करेंगे, प्लीज मार्क देम। 78 और 21% एयर की हैं और 61 और 37 एयर की हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। यहां तक अगर किसी को कुछ ना समझ में आया तो जी, you have to mark these percentages and you have to memorize these percentages। मेरा जिस दिन दिल चाहेगा मैं ये वाली परसेंटेजेस पूछ लूंगा और अगर किसी और स्टूडेंट को या हानिया को ना आई, ठीक है, तो उन्हें उसी टाइम सजा मिलेगी। ठीक है हानिया? सर ऑक्सीजन में वो सर जब हम वो एयर डिसॉल्व हो जाता है उसमें वाटर में, सर ऑक्सीजन की वो इंक्रीज हो जाती है, परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वो वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है और नाइट्रोजन जो है वो कम सॉल्युबल है। नाइट्रोजन चूंकि डिसॉल्व नहीं होती पानी के अंदर, इसलिए उसकी अमाउंट कम हो जाती है। ऑक्सीजन चूंकि डिसॉल्व हो जाती है तो उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अगर आपने ये परसेंटेजेस मार्क कर दिए तो अगले पेज पर वो फैक्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो लिखा हुआ है। सॉल्युबिलिटी गैसेस की इंक्रीज करती है प्रेशर के साथ। हम क्या करते हैं कि स्पार्कलिंग ड्रिंक्स जो होते हैं, जिन्हें हम अपने बेवरेजेस कहते हैं, कोक, स्प्राइट, फैंटा वगैरह, ये सारा कुछ, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर प्रेशर डिसॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये फिज करते हैं जैसे ही हम उस बॉटल को ओपन करते हैं। बॉटल को ओपन करते ही एक फिज का साउंड आता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो अरहमत मुसाफिर कौन है? अच्छा, whoever is he, मुझे लगता है कि मुझे आपका ना वेटिंग रूम अनेबल करना पड़ेगा। एनीवे, सो ये फिज करते हैं। अगर इस कंटेनर को हम ओपन छोड़ दें तो हम जानते हैं कि इसके अंदर से गैस कार्बन डाइऑक्साइड स्लो बबल्स की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। सर्दियों में तो ये बबल्स इतने ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। गर्मी में आपको विगरस बबलिंग मिलेगी गैस बॉटल के अंदर से, और थोड़े से ही टाइम में अगर वार्म प्लेस पे आपने वो बॉटल ओपन छोड़ दी है, उसके अंदर से गैस निकल जाएगी और हम वर्ड यूज करते हैं फ्लैट या डिसटेस्टफुल। उसका टेस्ट बहुत बुरा हो जाता है। आई होप आप लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। गर्मियों में अगर हम बॉटल ओपन कर लें और उसे जल्दी ना पिए, वो कुछ टाइम बाद उसकी गैस निकल जाती है और वो एक बुरी सा जो ना फ्लेवर देती है। कभी फेस किया इस तरह का फ्लेवर कि आप बॉटल ना पी पाए और कुछ टाइम के बाद पिए तो वो एक गंदा सा टेस्ट दे, उसका वो मजा ही ना आए? पानी होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पानी या शदीद मिठास होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। सही, सो हम इसी तरह से इस चीज को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है? द क्वेश्चन इज कि आपकी बॉटल इतना अच्छा टेस्ट क्यों करती है? कोई भी बॉटल लें, स्प्राइट लें, कोक लें, फैंटा लें, अगर वो चिल्ड हो तो वो एक बड़ा अच्छा टैंजी सा टेस्ट देती है और हमें वो टेस्ट बहुत पसंद आता है। वो किस वजह से? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की निस्बत ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में। ये वाटर से रिएक्ट करके एक एसिड प्रोड्यूस करती है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, जिसका फ्लेवर अच्छा होता है। एक्चुअली कार्बोनिक एसिड के फ्लेवर की वजह से हमें बॉटल अच्छी लगती है। ठीक है, उसका एसिडिक सा टेंजी सा फ्लेवर होता है, वो शार्प सा फ्लेवर जब हम पीते हैं ठंडा चिल्ड फॉर्म में, हमें वो अच्छा लगता है। ठीक, यहां तक सबको समझ आता है? यस सर। गुड। आगे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस देख लेते हैं। वो आपने पिछली क्लासेस में भी की हुई हैं, लेकिन हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंसेस की दो टाइप्स हैं। प्योर सब्सटेंस में इससे पहले पढ़ा चुका हूं क्या होता है। हम जानते हैं उसका शार्प मेल्टिंग और शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम जानते हैं कि सिंगल सब्सटेंस को हम प्योर कहते हैं। हम ये भी जानते हैं अगर हम उसके अंदर कोई और सब्सटेंस ऐड करेंगे वो प्योर नहीं रहेगा, इम्प्योर या मिक्सचर बन जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि मिक्सचर का शार्प मेल्टिंग या शार्प बॉइलिंग पॉइंट
नहीं होता। हम जानते हैं कि वो जो होता है वो रेंज में मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट शो करता है अगर उसकी हीटिंग या कूलिंग कर्व बनाई जाए। ठीक है, हमें ये भी पता है कि कोई चीज जैसे ही हम ऐड करते हैं एज अ मिक्सचर तो किसी भी चीज का अपना ओरिजिनल मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट दोनों इफेक्ट होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ये सारा कुछ इससे पहले हम पढ़ चुके हुए हैं, याद है ना? Yes, sir. मीरा फातिमा, ये सारी चीजें याद है जुबानी? Yes, sir. ओके ओके, हलीमा बेटा आपको भी याद है? यस जी, व्हाट अबाउट द ट्विन सिस्टर? याद नहीं है, बस पता है। चलें चलें, गुड गुड। और पता भी है तो मैं बार बार इसलिए रिविजन करता हूँ कि आपको सुन सुन के बार बार पढ़ पढ़ के ये चीजें याद हो जाएं। ठीक है उमामा, आई रियली लाइक योर ऑनेस्टी। ठीक है जी। अदल, ये टेबल याद करने, कौन सा टेबल बेटा? ये मेटल वाला, कौन सा टेबल? सॉरी, प्योर सब्सटेंस वाला। ये जो फिगर नंबर 2.19 है जिसके ऊपर इस वक्त स्पॉटलाइट है। यस सर। हाँ जी बेटा, ये सिंपल डेफिनेशन है। अगर आप ये यहाँ से प्रिपेयर करना चाहते हैं फाइन, यहाँ से कर लें। अगर आपने इसे लेफ्ट हैंड साइड पे की डेफिनेशन वाले पार्ट से प्रिपेयर करना है वहां से कर लें। मैं भी कहने लगा हुआ था, अच्छा आपने पूछ लिया। आप इसे जिस पार्ट से करना चाहे कर लें। अगर यहाँ से प्रिपेयर करते हैं ये छोड़ दें, अगर की डेफिनेशन से प्रिपेयर करते हैं ये डायग्राम छोड़ दें। ठीक है बेटा, समझ आ गई? यस सर। ओके, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ एलिमेंट्स के नीचे आप देख सकते हैं कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर भी उसने लिखा हुआ कैन नॉट बी केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये डायग्राम प्रिपेयर ना करें, उससे बेहतर है कि की डेफिनेशन प्रिपेयर करें। की डेफिनेशन में वर्ड्स ज्यादा हैं लेकिन ज्यादा अच्छे लिखे हुए हैं। इट्स बेटर टू गो फ्रॉम की डेफिनेशन एंड नॉट टू गो फ्रॉम दिस डायग्राम। क्लियर बेटा? समझ आ गई? ओके, आप चाहे तो आप सिंपली इस डायग्राम को कट आउट कर सकते हैं और सिर्फ की डेफिनेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं। एलिमेंट के लिए हम कर चुके हैं, इसे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता सिंपलर सब्सटेंसेस में। एलिमेंट्स इतने सिंपल होते हैं कि उसके आगे चूंकि फर्दर हम उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो सारे एलिमेंट्स को हम एक टेबल में इकट्ठा करते हैं और उस टेबल को अबू बकर हम क्या बुलाते हैं? सर मैं बताऊं? एक मिनट, अबू बकर से पूछ लेते हैं। अगर अबू बकर को ना आया तो आप बताएं। ठीक है जी, अबू बकर, कैन यू हियर मी? अबू बकर ने पहले भी जवाब नहीं दिया। अबू बकर, आर यू इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन और आर यू गोइंग टू ईट जलेबीज? आई थिंक अबू बकर इज नॉट हियर। चलिए नूर से पूछते हैं। नूर बेटा, आप कह रहे थे? सर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, राइट। अबू बकर भी आ गए हैं। अबू बकर कहाँ थे आप बेटा? सर मैं इधर ही था। असल में मैं पहले डिवाइस के जैसे स्पीकर से सुना था तो मेरे डिवाइस में माइक नहीं है तो अभी हेडफोन लगाए हैं। अबू बकर आज तो झूठ पकड़ा गया। आप सच बताएं कि आप लेट के पढ़ रहे थे और उठ के दोबारा माइक ऑन करने में आपको ज्यादा वक्त लग गया है ना? नींद आ गई थी? नहीं सर, नहीं। लेकिन झूठ ना बोले, परसों मैंने आपको लेट के पढ़ते हुए पकड़ा है राइट? नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा अच्छा, तो पीरियोडिक टेबल का पता है अबू बकर? यस सर, पता है। गुड गुड। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हमने दुनिया के अब तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं सारे एक प्रॉपर टेबल फॉर्म में लिखे होते हैं। वो इसलिए लिखे होते हैं कि उन्हें फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो जो सिंपलेस्ट चीज होती है उसे हम इस तरह से टेबल फॉर्म में इकट्ठा कर लेते हैं। ये हम सिर्फ यहाँ नहीं करते, मैथ्स में भी अच्छे खासे टेबल्स होते हैं, फिजिक्स में भी बहुत टेबल्स हैं, बायो में भी बहुत टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हर जगह पे होता है। मैथ्स के टेबल तो अक्सर बच्चे को परेशान किए हुए हैं, आज भी इस एज तक भी नहीं आते। क्यों इब्राहिम, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? सर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। पीरियोडिक टेबल जो है क्या हमें हेल्प करता है, क्या हमारे काम के अंदर क्या हमें हेल्प करवाता है ये टेबल? बेटा पीरियोडिक टेबल से आहिस्ता आहिस्ता आप एलिमेंट से फेमिलियर होंगे। एक पीरियोडिक टेबल में जब आप अब देखेंगे, अभी आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा नहीं है। पीरियोडिक टेबल एक्चुअली हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में।
फिर कुछ बेसिक चैप्टर 2 में पढ़ा के फिर हम जो पहली चीज आपको पढ़ाएंगे वो पीरियोडिक टेबल की डिटेल है। अभी अगर आप पीरियोडिक टेबल का कोई भी एक सेल, कोई एक सिंपल सा पोर्शन, एक बॉक्स निकाल के पढ़ेंगे तो उस बॉक्स में होगा एलिमेंट का नाम, एलिमेंट का सिंबल, उसके बारे में 2 और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कोई एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। इससे ज्यादा अभी आप पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं जानते, ठीक है। इस बुक में मेरा ख्याल है 58 पेज पर है पीरियोडिक टेबल। लेट मी चेक इट आउट, मैं आपको दिखा नहीं सर 56 पे 56 हाँ 56 सर 56 पे सर 56 पे है। हाँ चलें देख लेते हैं एक दफा पीरियोडिक टेबल, बात क्लियर हो जाए। तो वो जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का पहला पोर्शन है और हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जब आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के अलावा आपको उसमें से कोई और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगा। लेकिन बाय द एंड आई एम डन विद दिस द फर्स्ट हाफ ऑफ चैप्टर 3, तो ये होगा कि आपके पास पीरियोडिक टेबल के एक सेल से आप एटलीस्ट 14 to 18 डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। अभी तो आपको एक सेल में 3-4 चीजें पता चलती होंगी और उसमें से भी आपको ये नहीं समझ होगी कि ऊपर वाला नंबर क्या है या नीचे वाला नंबर क्या है, ठीक। तो ये हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर ये वाला पीरियोडिक टेबल जिस तरह से इब्राहिम आप पूछ रहे हैं, हमने सारी बुक में इस्तेमाल करना है मुसलसल, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर सारी जिंदगी जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे पीरियोडिक टेबल को यूज करते रहेंगे, क्योंकि दुनिया में अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं सारे इधर लिखे हुए हैं। इट्स मोर लाइक अ लिस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? वापस चलते हैं। अच्छा इब्राहिम ने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, आपने नया क्वेश्चन पूछ लिया, चले कोई मसला नहीं। सर एक नया एलिमेंट है जो अभी इस पीरियोडिक टेबल में नहीं है। बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में नहीं आए। एलिमेंट्स जब तक कंफर्म नहीं होते साइंटिस्ट की तरफ से पीरियोडिक टेबल में नहीं आते। However, in September 2019 we added roughly 6 to 7 more elements to the periodic table. हम हर साल पीरियोडिक टेबल में नए एलिमेंट्स ऐड करते रहते हैं और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में अभी तक ऐड नहीं किए हुए, लेकिन उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, ठीक। हाँ जी। उसके बाद कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंसेस जैसा कि एलिमेंट्स होते हैं, जब 2 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन किए जाते हैं तो कंपाउंड्स बन जाते हैं। कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं एलिमेंट्स की तरह, ठीक है। इसके अलावा सब प्योर सब्सटेंसेस के अलावा इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इन्हें हम मिक्सचर्स कहते हैं और हम ये पहले से स्टडी कर चुके हुए हैं। तो मैटर प्योर और इम्प्योर या मिक्सचर्स में होता है, ठीक है, और वहां से फिर हम उसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में स्पेसिफाई करते हैं। कुछ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके लिए भी पढ़ना जरूरी है वो ये कि हमारे पास अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हुए हैं, लेकिन यूनिवर्स मोस्टली सिर्फ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनी हुई है। हाइड्रोजन 92%, हीलियम 7% सारी यूनिवर्स बनाती है और बाकी सारे एलिमेंट्स मिलकर सिर्फ 1% यूनिवर्स का बनाते हैं। ये परसेंटेजेस आपको मेमोराइज करनी है, ठीक। उसके अलावा हमारे पास जो एलिमेंट सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में फाइंड आउट किए जाते हैं उसमें टॉप पर ऑक्सीजन और सेकंड नंबर पर सिलिकॉन आता है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट इसकी है। थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। प्लीज राइट इट डाउन इन योर बुक बिकॉज दैट्स नॉट रिटन ओवर हियर। लिख लें, ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। जमीन का जो ऊपर वाला हिस्सा जो हमारे सामने हमें मिट्टी की फॉर्म में नजर आता है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है उसमें। सेकंड नंबर पे सिलिकॉन आता है। अर्थ का जो क्रस्ट है, जमीन का जो ऊपर वाला हिस्सा हमें नजर आता है मिट्टी की फॉर्म में, उसके अंदर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है। नंबर 1 ये नोट कर लें जहां पर मैं स्पॉटलाइट शो कर रहा हूँ। नंबर 2 पर सिलिकॉन है और नंबर 3 पर खुद से मेंशन कर लें एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम व्हाटएवर यूड लाइक टू कॉल इट। ये नोट कर लेंगे। उसके बाद इस पैराग्राफ के बिल्कुल एंड पे बताया ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए आप फर्स्ट 3 एलिमेंट्स चाहें तो ये पूरे का पूरा याद रख सकते हैं। वेल, अगर आप सिर्फ ये याद रख लेंगे 65% या मैक्सिमम ऑक्सीजन देन कार्बन देन हाइड्रोजन होता है, परसेंटेज अगर नहीं भी याद रखते, इवन दैट्स गुड इनफ फॉर अस। ठीक है, तो आपको आइडिया हुआ कि अर्थ क्रस्ट में, ह्यूमन बॉडी में, एयर जो वाटर में डिसॉल्व हुई होती है, या यूनिवर्स में, मैंने आज के दिन में
5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेजेस के साथ